नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये फोन, ये कुर्सी, यहाँ तक कि जिस घर में हम हैं, ये सब कुछ असल में चलता कैसे है? ये सब कुछ अदृश्य इंजनों पर चलता है। आज हम इन्हीं इंजनों यानी उन मूलभूत संसाधनों की कहानी में उतरने वाले हैं जो हमारी दुनिया को असल में शक्ति देते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये फोन, ये इमारतें, ये गाड़ियां, आखिर ये सब आता कहाँ से है? इन सभी का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, संसाधन। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी चीज संसाधन तब बनती है जब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। सोचिए, जमीन में दबा सोना, वो तब तक सिर्फ एक पत्थर है जब तक हमारे पास उसे निकालने की तकनीक और कोई वजह न हो। मतलब किसी चीज का सिर्फ होना ही काफी नहीं है। अब इन संसाधनों को बेहतर समझने के लिए हम इन्हें कई तरह से बांट सकते हैं, जैसे कि ये आते कहाँ से हैं, क्या ये कभी खत्म हो जाएंगे, इनका मालिक कौन है। ये सारे नजरिए हमें इनकी असली कीमत और अहमियत समझने में मदद करते हैं। तो चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। ये है वो कच्चे माल, वो मिनरल्स जो हमारी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की असली बुनियाद है। और इस बुनियाद का सबसे सबसे अहम पत्थर है लोहा। सोचिए, स्टील बनाने से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक ये हर जगह है। दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम उद्योग इसी पर तो टिके हैं। तो ये जो स्टील है, ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जैसे अयस्कों से बनता है, और इसका ज्यादातर उत्पादन सिर्फ 3 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दुनिया भर का जो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री का खेल है ना, वो बस कुछ ही देशों के हाथों में है। लेकिन कहानी सिर्फ लोहे की नहीं है। हमारी आज की जो हाईटेक दुनिया है, वो कुछ बहुत ही दुर्लभ और खास खनिजों पर टिकी है। ये रणनीतिक खनिज हमारे फोन से लेकर सैटेलाइट तक हर चीज के लिए जरूरी है, और यहीं से ना देशों के बीच का असली खेल शुरू होता है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 90% से ज्यादा, दुनिया का 90% से ज्यादा गैलियम, जो हर इलेक्ट्रॉनिक चिप का एक जरूरी हिस्सा है, वो सिर्फ एक देश से आता है, चीन। ये एक चौंकाने वाला सच है जो दिखाता है कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी कितनी नाजुक डोर से बंधी हुई है। तो सवाल ये है कि हम इन कीमती खनिजों को निकालते कैसे हैं? देखिए, इसके 2 मेन तरीके हैं। अगर खनिज सतह के पास है तो हम एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, जिसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये बहुत बहुत गहरा है तो हमें सीधी सुरंगें खोदनी पड़ती हैं, जिसे शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो हमने अपनी दुनिया बना ली है। अब इसे चलाने के लिए पावर कहाँ से आएगा? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं उस पुराने इंजन को जिसने सदियों से हमें एनर्जी दी है, यानी हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और इस पुरानी इंजन का दिल, वो हमेशा से कोयला रहा है। ये नक्शा दिखाता है कि इसके भंडार दुनिया में कहाँ-कहाँ फैले हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का धुआं हो या आज के पावर प्लांट, हमारी तरक्की को ईंधन तो कोयले ने ही दिया है। भारत का ये नक्शा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक देश का पूरा एनर्जी ग्रिड कोयला खदानों, तेल के कुओं और गैस पाइपलाइनों के एक नेटवर्क पर बना है, और इसी मॉडल पर तो दुनिया भर के देश आगे बढ़े हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जबरदस्त तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, और अब हम उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो इस पुराने एनर्जी मॉडल के साथ आती हैं। फ्रेकिंग की इस प्रक्रिया को देखिए। ये तेल और गैस निकालने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, पर इसकी कीमत भी है। जमीन के नीचे का पानी जहरीला हो सकता है, और यहाँ तक कि छोटे छोटे भूकंप भी आ सकते हैं। ये एक साफ उदाहरण है कि पारंपरिक ऊर्जा निकालने के अपने बड़े खतरे हैं। इन्हीं चुनौतियों ने हमें एक नए इंजन की तलाश करने पर मजबूर किया है। अब हम अपनी कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं, सस्टेनेबल यानी टिकाऊ और साफ ऊर्जा स्रोतों की खोज। यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर दिमाग में आता है ना? हमारे पास इतनी खाली रेगिस्तानी जमीन है, तो क्यों ना हम उस पर सोलर पैनल बिछाकर दुनिया की सारी एनर्जी प्रॉब्लम ही खत्म कर दें? सुनने में तो बहुत आसान लगता है। 1.2% बहुत छोटी सी संख्या लगती है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। थ्योरी में अगर हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के सिर्फ इतने से हिस्से को, सिर्फ 1.2% हिस्से को सोलर पैनल से ढक दें, तो हम पूरी दुनिया को बिजली दे सकते हैं। सोचिए, ये सौर ऊर्जा की जबरदस्त क्षमता को दिखाता है।
तो फिर हम ऐसा करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। पहली बात, सोलर पैनल रेत से ज्यादा गर्मी सोखते हैं, जिससे वहां का मौसम ही बदल सकता है। दूसरी, इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने और मेंटेन करने का खर्चा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती, उन पैनलों को लगातार उड़ती रेत से साफ रखना। और ये सिर्फ सोलर एनर्जी की कहानी नहीं है। समुद्र की लहरों में भी जबरदस्त ताकत है। लेकिन भारत जैसे देशों में टाइडल पावर यानी ज्वारीय ऊर्जा का खर्च इतना ज्यादा है कि प्रोजेक्ट्स शुरू होने से पहले ही ठप पड़ गए हैं। साफ है, एक नया एनर्जी इंजन बनाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल देता है। एक तरफ हमारी बढ़ती ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ हमारे प्लैनेट की अपनी सीमाएं हैं। तो इस बैलेंस को कैसे साधा जाए? इसका एक जवाब शायद इनोवेशन में छिपा हो सकता है। देखिए, आज के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने ईंधन का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा ऊर्जा में बदल पाता है। लेकिन अब थोरियम को देखिए, ये अपने ईंधन का लगभग 99% इस्तेमाल कर सकता है और इससे कचरा भी बहुत कम पैदा होता है। और सबसे दिलचस्प बात, भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम भंडार है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये सच है कि धरती पर संसाधन सीमित है, लेकिन क्या हमारी इंजेन्युइटी, हमारी समस्याओं को हल करने की जो रचनात्मकता है, क्या उसकी भी कोई सीमा है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।